इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है कुछ दोस्तों को दिखाते हुए जो कि बर्फीले पहाड़ों के ऊपर सर्फिंग करने के लिए जा रहे थे। उनमें दो कपल में से एक का नाम डेरेक और गिल होता है और दूसरे का मैडी और ड्रे। उनके साथ साथ फिलिप, टॉड और एलिसन नाम के फ्रेंड्स भी मौजूद थे और उनके अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट था कि वो बर्फीले पहाड़ों पर जाकर काफी मजे करेंगे। ड्रे लगातार उन सारी चीजों को रिकॉर्ड करती जाती है और अपने दोस्तों की रिएक्शन भी लेती है, लेकिन इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट के कारण एलिसन उस पर गुस्सा होने लगी। एलिसन का मूड बहुत ज्यादा ऑफ था और वो पीछे तब से शांत बैठी हुई थी। ड्रे तो मोबाइल बंद कर देती है, लेकिन गिल को समझ गया था कि उसकी फ्रेंड एलिसन की तबीयत जरूर खराब है। अब ट्रैवल करते हुए वो अपनी कार के अंदर एक ऐसे स्पॉट पर पहुंचते हैं जहाँ एक पुलिस ऑफिसर आ गया। पुलिस ऑफिसर उन्हें आगे जाने से रोक रहा था, पर पूछने पर यह पता चला कि थोड़ी दूरी पर एक ट्रक पलट गई है। वहाँ का रास्ता बंद कर दिया गया है और रेस्क्यू टीम वहाँ पर आ रही है, तो इसीलिए वो सब इस रास्ते से तो नहीं जा सकते। इसे ठीक होने में कुछ घंटों का समय लग जाएगा। ऑफिसर ने तो उन लोगों को दूसरा रास्ता बताया जो घूम कर जाता था, लेकिन वो काफी दूर होता है। अब ये सुनने पर सभी एकदम निराश हो गए, क्योंकि वो पहले तो एकदम एक्साइटेड थे, पर अब उनकी ये ट्रिप एकदम बेकार होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे तैसे वो अपनी कार मोड़ते हैं और कुछ देर तक वहीं रुकने का डिसाइड करते हैं। उस जगह पर तो एक शॉप भी मौजूद थी जिसके अंदर वो सब खाने पीने के लिए चले गए। हमें तो गिल और एलिसन दिखाई गई जो वॉशरूम की तरफ जा रही थी और देखकर साफ पता चलता है कि वो मैडी की गर्लफ्रेंड ड्रे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। दोनों को उसकी मौजूदगी अच्छी ही नहीं लगती। अब एलिसन अंदर चली जाती है वॉशरूम की और गिल बाहर ही थी उसकी देख रेख के लिए, पर तभी अचानक गिल की नजर एक ट्रक के ऊपर गई जिसके ऊपर कुछ तो हिल रहा था। जैसे तैसे वो उस जगह पर पहुंची और वो देख पाती है कि ट्रक के ऊपर काफी बड़े भालू का बॉडी रखी गई थी। भले ये भालू मर चुका था, लेकिन वैसे ही खतरनाक दिख रहा होता है। ये किसने किया गिल को बिल्कुल नहीं पता, लेकिन उसके हिसाब से ये सारी चीजें इलीगल हैं। अगर जिस भी सिविलियंस ने इसे किया है तो उसके अगेंस्ट कार्यवाही होकर रहेगी। वहीं अब हमें शॉप के अंदर मैडी और ड्रे को दिखाया गया जो कि आसपास घूम रहे थे। ड्रे ने तो मैडी से कह दिया कि शायद तुम्हारी फ्रेंड्स मुझे पसंद नहीं करती। मैडी उसे समझाता है कि वो तुम्हारे बारे में ज्यादा नहीं जानती, अगर उनके साथ टाइम स्पेंड करोगी तो शायद वो तुम्हें पसंद करने लग जाए। बातें करते हुए उन्हें वहाँ पर कुछ एनवेलप्स दिखाई देते हैं। ये एनवेलप उस जगह के बारे में थे जिसे पढ़ने के बाद पता चला कि इस जगह पर कई लोगों को बलिदान दी गई थी, यानी कि गांव वाले यहाँ विच क्राफ्ट में बहुत ज्यादा मानते थे और काला जादू करके आत्माओं को कैद कर लेते। मैडी और ड्रे तो इन सारी चीजों को एक मजाक की तरह लेते हैं कि ये सारी कहानियां ही हैं, तो वो उन चीजों पर बिल्कुल भरोसा ही नहीं कर रहे थे और उनमें से एक एनवेलप तो ड्रे ने अपने पास भी रख लिया था। अब जब वो दोनों कॉमन एरिया में आ रहे थे तो हमें एक शिकारी दिखाया गया जो उसी जगह पर रहा करता था। वो बड़े ध्यान से उन्हें देख रहा होता है जैसे कि कोई अनजान बात उनसे बताना चाहता हो। वहीं अब हमें एलिसन दिखाई जाती है जो वॉशरूम के अंदर ही थी। वो जैसे तैसे अब बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन पता चला कि दरवाजा ही बंद हो गया है। वो जोर जोर से गिल को आवाज लगा रही थी, लेकिन गिल तो फिलहाल वहाँ से दूर होकर उस ट्रक के पास मौजूद होती है और उस मरे हुए भालू को देख रही थी। वॉशरूम के अंदर काफी अंधेरा था जिससे एलिसन काफी डरने लगी। अचानक अब मिरर के ऊपर कुछ तो आकृति उभरने लगती है जिसमें अलग अलग चेहरे दिखाई दे रहे थे। एलिसन उसे देखकर इतना ज्यादा डर गई कि वो दरवाजा पीटने लगी होती है। वहीं दूसरी तरफ गिल जब उस ट्रक के और पास गई तो उस जगह पर वही आदमी आ गया जो कि शॉप के अंदर था। उसने भालू की बॉडी को ढक दिया और वहाँ से जाने लगा। गिल जब उससे पूछती है तो वो कहने लगा कि ये मेरे जाल में फंस गया था। तब जाकर गिल डांटने लगी कि जानवर का शिकार करना इलीगल है। वो आदमी तो उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता, जिस पर गिल बोलने लगी तुम्हारे खिलाफ एक्शन होगा, पर वो आदमी अपनी ट्रक लेकर निकल जाता है। अब जब गिल वॉशरूम के पास पहुंची तो पता चला एलिसन अंदर से चिल्ला रही है। जल्द से जल्द दरवाजा ओपन करने पर एलिसन बाहर निकल के उसे हक कर लेती है। एलिसन सच में बहुत ज्यादा ही डर गई थी, जिस पर सभी लोग उसे कन्फ्रंट करने के लिए आ जाते हैं। उन्हें यही लगा कि जरूर वहाँ अंधेरा होगा तो वो उससे डर गई होगी। अब वहाँ फ्रेश होने के बाद सभी वापस कार में बैठ जाते हैं ताकि वो आगे बढ़ चले। टॉड को एक शॉर्टकट रास्ता पता था तो वो वही कहता है कि हम फॉलो करके वहाँ जा सकते हैं, इसलिए वो सब अब आगे बढ़ चले। हमें पता चला कि जब वो सब अपनी कार में आगे बढ़ रहे थे तो पीछे मौजूद वही सिटीजन उन्हें देख रहा होता है। उसने भी अब अपनी ट्रक चालू की और उनका पीछा करने लगा। अब उस कार के अंदर हम फिलिप्स को देखते हैं जो लगातार गिल को मैसेज कर रहा था कि हम डेरेक को कब बताएंगे। गिल ने उसका मैसेज देखा, लेकिन फिलहाल कोई रिप्लाई नहीं करती। अब उस जगह पर ड्री ने जो एनवेलप लिया था उसे वो खोलकर पढ़ने लगी ताकि सारे लोगों का एंटरटेनमेंट हो जाए तब तक के लिए। ड्री तो उसे पढ़कर बताने लगी कि कई साल पहले इसी गाँव के अंदर कुछ गरीब लोगों की औरतें बीमार पड़ गई थी। उनकी बॉडी इतनी ज्यादा तप रही होती है कि एक फादर को बुलाया गया उनके ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन फादर भी उसकी बीमारी को पता नहीं कर पाता और अपनी बदनामी से बचने के लिए उसने जानबूझकर ये बोल दिया कि इन सारी बुरी औरतों पर काली आत्मा आ चुकी है। ये जानने पर सारे गांव वाले एकदम से भड़क गए, क्योंकि वो अपनी टेरिटरी में इस तरीके की काली शक्तियों को नहीं आने दे सकते थे। इसलिए उन्होंने फादर के ये कहने पर उन सारी गरीब औरतों को मार दिया। तभी से इस गांव पर ये श्राप चालू हो चुका है और अब तक चल रहा है। खैर ड्री की ये बात पर ज्यादा लोग भरोसा नहीं करते, क्योंकि ये तो सिर्फ कहानियां ही हैं। अब उन्हें सामने की तरफ एक नो क्रॉसिंग का बोर्ड दिखाई देता है, जिसकी वजह से सब रुक गए। सब टॉड से पूछने लगे कि आखिर तुमने जो रास्ता बताया था वो यहीं से है कि नहीं। टॉड ने कहा कि इस जगह से थोड़ी दूरी पर जाने पर हमें एक सर्विस रोड दिखेगी, जिसके बाद शायद हम वहाँ से निकलकर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। टॉड पर भरोसा करके डेरेक गाड़ी चला देता है और उस जगह पर आगे बढ़ने लगता है। हमें अब वही शिकारी दिखाया गया जो उसी बर्फीले वाले इलाके में पहुंच चुका था अपने ट्रक को लेकर, और अब लगातार रेडियो पर एक न्यूज आ रही थी कि बहुत ही ज्यादा बर्फबारी होने वाली है, इसलिए सभी अपने घर के अंदर ही रहे। लेकिन शिकारी ने बिल्कुल इसे नहीं सुना और अपनी गन लेकर बर्फीले वाले इलाके की तरफ बढ़ने लगा। वहाँ कार के अंदर बाकी दोस्तों को काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि वो चलते ही जा रहे थे। उन्हें तो टॉड के डिसीजन पर शक होने लगा कि ये सही रास्ता भी है कि नहीं। तभी हमें एलिसन दिखाई जाती है जो लास्ट टाइम जिस तरीके से वॉशरूम में फंस गई थी वो सारी
चीजें याद कर रही होती है। अचानक अब उसकी नजर बाहर मौजूद एक कौवे के ऊपर गई। वो कौवा बड़े अजीब तरीके से आवाज कर रहा था, जैसे वो एलिसन से बात करने की कोशिश कर रहा है। एलिसन उसे देखकर एकदम डर गई और ड्री और कई सारे दोस्तों को उसे देखने के लिए कहती है, लेकिन ड्री ने बताया कि वहाँ पर तो कोई भी कौवा नहीं है। आखिर तुम किसके बारे में बात कर रही हो? एलिसन के दिमाग पर इतना जोर पड़ने लगा जिससे कि गिल उसे कंफर्टेबल करती है। वो दोनों उसी जगह पर थोड़ा सोकर आराम करने लगे। अब कुछ घंटे इस तरीके से और बीत गए और यहाँ पता चला कि टॉड के ऊपर सब चिल्लाते जा रहे हैं, क्योंकि सीधी बात है कि वो गलत रास्ते पर उन्हें लेकर आ रहा है और अब तक उन्हें तो डेस्टिनेशन पर पहुंच जाना चाहिए था। खास करके डेरेक जो गाड़ी चला रहा होता है, वो टेड पर गुस्सा करते हुए कह रहा था कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, पर टॉड भी पलट जवाब देता है कि हमें थोड़ी दूरी पर जाना है। अब इन्हीं सारी बहस के चक्कर में डेरेक का ध्यान भटक गया और वो तो बर्फीले वाली एरिया से जाकर टकरा जाता है। वहाँ लग रहा था कि एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन अच्छी बात थी कि किसी को चोट नहीं लगी। सिर्फ यही था कि उनकी गाड़ी खराब हो चुकी होती है, यानी अब उन्हें बर्फीले वाले इलाके पर पैदल ही चलकर आगे जाना होगा। डेरेक और टॉड जब बाहर आकर देखते हैं तो उनकी कार का टायर फंस चुका था। टॉड तो सीधा एक दूसरा स्पेयर टायर निकालने चला गया। गाड़ी के अंदर बाकी लोग बैठे हुए होते हैं, लेकिन एलिसन का चेहरा काफी सीरियस था। वो बार बार फॉरेस्ट की तरफ देखती जा रही थी, जैसे कोई उसे बुला रहा है। उसका बिहेवियर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं दिखाई देता। अब डेरेक ने तुरंत ही सारे लोगों को बाहर निकाला ताकि वो धक्का मारने में मदद करे। उनकी कार बर्फ में धंस गई है तो ये अकेले नहीं किया जा सकता। एलिसन का चेहरा अभी भी वैसा ही होता है और वो फॉरेस्ट में किसी अनजान चीज को जैसे देख पा रही हो। गिल तो एलिसन से कहने लगी कि वो फॉरेस्ट में थोड़ा हल्का होने के लिए चलेगी कि नहीं, पर एलिसन इसके लिए मना कर देती है, जिस पर गिल अकेले ही चली गई। वो पूरा फॉरेस्ट काफी ज्यादा सुनसान था और जब गिल आगे बढ़ती है तभी उसे कुछ आवाज सुनाई थी। ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं उसे समझता नहीं, इसीलिए वो कई पेड़ों को देखने लगी जो वहाँ मौजूद थे। उन पेड़ों के ऊपर बिल्कुल भी फूल पत्तियां नहीं थी और वो सूख चुके होते हैं। उसे तो ऐसा महसूस हो गया था कि कोई उसके आसपास है और लगातार उसके ऊपर नजर रख रहा है। जैसे ही गिल आवाज की तरफ बढ़ी तभी उसके पीछे से कोई आ जाता है। पता चला कि ये उसका दोस्त फिलिप है जो यहाँ उसे ढूंढते हुए पहुंच गया। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन फिर डेरेक ने उन्हें आवाज लगाई, जिस पर गिल वहाँ से बाकी लोगों के पास चली जाती है। पर पता चला कि फिलिप ने वही आवाजें सुनी जो गिल ने एक्सपीरियंस की थी। फिलहाल वो उन पर ध्यान ना देते हुए बाकियों की मदद करने चले आते हैं। अब गिल वहाँ पहुंचकर देखती है कि एलिसन कहीं दिखाई नहीं दे रही। बाकियों से पूछने पर उन्हें भी नहीं पता होता एलिसन के बारे में, इसीलिए वो सब थोड़ा फॉरेस्ट के अंदर जाकर उसे ढूंढने लगे। पता चला कि एलिसन घुटनों के बल बैठकर किसी को देख रही है। पास जाने पर ये रिवील होता है कि सामने एक मरा हुआ हिरन था जिसकी पूरी बॉडी एकदम चकनाचूर हो चुकी होती है। गिल तुरंत ही एलिसन को आकर संभाल रही थी, पर एलिसन तो उल्टिया पे उल्टिया करने लगी। उसकी तबीयत खराब हो चुकी है, यही समझकर सभी उसे कार में बिठा देते हैं और अब सारे फ्रेंड्स एक साथ कार को धक्का मार रहे थे ताकि वो बर्फ में से निकल जाए। एलिसन तो डेरेक के कहने पर स्टीयरिंग व्हील पर बैठती है और जब वो कहे तो एक्सीलेटर देने बोलती है। जैसे तैसे करते हुए उन्होंने कार को बाहर निकाल लिया और सब काफी खुश हो गए। अब डेरेक अपने जूतों को बांधने के लिए जब झुकता है तो पता चला एलिसन ने कार आगे बढ़ा दी है। वो सीधा डेरेक से टकराने वाली थी, पर डेरेक उसे देखकर जंप मार देता है। उसे तो काफी गुस्सा आने लगा एलिसन के ऊपर और वो उसे बाहर निकालकर चिल्लाता है कि तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो, लेकिन गिल और बाकी सब उन्हें छुड़ा देते हैं और सिर्फ यही कहते हैं कि एलिसन की तबीयत शायद खराब है, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। डेरेक के कहने पर सभी मोबाइल पे अपना नेटवर्क चेक करते हैं, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल नेटवर्क नहीं था। इससे तो वो सब और भी ज्यादा डरने लगे थे। अब डेरेक ने देखा था कि लास्ट टाइम गिल के मोबाइल में थोड़ा नेटवर्क आ रहा होता है, तभी वो दूसरों के मैसेज रिसीव कर पा रही थी। इसलिए डेरेक ने तुरंत ही अपनी गर्लफ्रेंड गिल से मोबाइल मांग लिया और गिल ने उसे दे भी दिया था। जब डेरेक उसे ओपन करने गया तो मोबाइल में फिलिप का मैसेज दिखाई देता है और वो तो गिल को कुछ बताने के लिए कह रहा था। इससे डेरेक को तुरंत ही शक होने लगा कि गिल और फिलिप के बीच में कुछ तो चल रहा है। उसे तो काफी गुस्सा भी आ रहा था, इसीलिए वो तुरंत ही फिलिप को अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो कहने लगा कि अंदर की तरफ शायद ज्यादा नेटवर्क मिलेगा। फिलिप ज्यादा कुछ नहीं सोचता और डेरेक के साथ जब चला गया तो डेरेक उसे धक्का मारकर पूछने लगा कि तुम्हारे और मेरी गर्लफ्रेंड गिल के बीच में क्या चल रहा है, तुम दोनों आखिरकार मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। फिलिप जान चुका था कि शायद डेरेक को सब पता चल गया है। फिलहाल वो एकदम शांत रहता है और दोनों झगड़ा करने के बाद वापस कार में आ जाते हैं। डेरेक ट्रिप का माहौल खराब नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो कुछ बोलता नहीं गिल को। वो सभी अब उसी कार के अंदर कुछ देर तक मौजूद होते हैं क्योंकि बाहर ठंड बहुत ज्यादा थी। इस तरीके से अगर वो ट्रेवल करेंगे तो उनकी तबीयत तो खराब ही हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये भी थी कि उनके यहाँ आने का किसी और को पता नहीं है, तो दूसरा कोई भी उनकी मदद करने नहीं आएगा। वो यही बातचीत कर रहे थे कि किसी एक को तो जाकर मदद लानी पड़ेगी। तब टॉड बोलता है कि उसने यहाँ उन लोगों को फंसाया है तो वो खुद जाएगा मदद लाने के लिए। टॉड का भाई मैडी उसे अकेले नहीं जाने दे सकता था, इसीलिए वो कहता है कि मैं भी चलता हूँ। लेकिन मैडी की गर्लफ्रेंड ड्रे उसे नहीं जाने के लिए बोलती है क्योंकि उसे ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। बहुत डिस्कशन के बाद आखिरकार एलिसन ने ही उसके साथ जाने का डिसाइड किया। कुछ ही देर के अंदर वो अपने सामान ले लेते हैं और अब टॉड और एलिसन फॉरेस्ट के अंदर निकल पड़े थे ताकि किसी रेस्क्यू टीम को यहाँ लेकर आ जाए। बाकी लोग तो मजे से गाड़ी में बैठे हुए होते हैं पर उन्हें भी नहीं अंदाजा कि वहाँ पर आखिर क्या खतरनाक चीजें होने वाली हैं। अब कार के अंदर बैठे हुए अचानक उन्हें बाहर से कुछ आवाज आई। ऐसा लग रहा था कि कोई बर्फ के ऊपर घसीटते हुए जा रहा है। पहली बार तो वो सब नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन फिर कोई अजीब सी चीज उनके कार से आकर टकरा जाती है। ये देखकर सभी एकदम दंग रह गए और कार के दरवाजे को एकदम लॉक कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि कोई अनजान सा जानवर उनके कार के अंदर घुसकर उन्हें चोट पहुंचाए। अब ये आवाजें कंटिन्यूअस चलती जा रही थी जिससे कि गिल और ड्रे और ज्यादा डर जाती हैं। डेरेक ने डिसाइड किया कि वो खुद बाहर जाकर चेक करेगा, पर गिल ने उसे मना किया क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। तभी डेरेक ने कार की हेडलाइट ऑन कर दी जिससे पता चले कि वहाँ कौन है और तुरंत ही सामने कोई मौजूद होता है। सभी ये देखकर काफी दंग रह गए, पर चौंकने वाली बात नहीं थी क्योंकि वो एक्चुअल में एलिसन ही होती है जिसके चेहरे पर खून के धब्बे लगे हुए थे। वो बड़ी अजीब तरीके से खड़ी हुई थी जैसे वो खुद के कंट्रोल में ही नहीं है। तुरंत ही
गिल बाहर गई और उतनी ठंड में से एलिसन को कार के अंदर लेकर आती है। एलिसन का पूरा शरीर एकदम से जमने लगा था, वो बहुत कांप रही थी, इसलिए सभी उसकी देखरेख करने में बिजी हो गए। अच्छे से देखने के बाद पता चला कि एलिसन के बॉडी पर कोई चोट नहीं लगी है और जो खून के धब्बे उसके बॉडी पर है वो उसके नहीं है। इस बात से मैडी थोड़ा सा सोच में पड़ गया, क्योंकि उसका भाई टॉड ही उसके साथ गया था और अब वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहीं एलिसन ने उसके भाई टॉड को मार तो नहीं दिया। इस बात से उसका दिमाग चकराने लगता है। मैडी ने तो एलिसन के हाथ में कुछ बाल भी देखे थे जो लग रहा था कि ये टॉड के हो सकते हैं। तभी अचानक एलिसन को कुछ होने लगा और वो एकदम से तड़पने लग जाती है। गिल उसे संभाल रही थी और वहीं ड्रे पीछे वाले बैग में से कुछ गोलियां निकालती है जो एलिसन खाती थी। जैसे वो गोलियां उसके मुंह में डालने गई तभी एलिसन ने अपना मुंह खोला और ड्रे का हाथ अपने दांतों में दबा लिया। ड्रे इतना ज्यादा चिल्लाती है क्योंकि अब तो खून भी निकलने लगे थे, मानो कि एलिसन को कुछ पता ही नहीं हो कि वो किसको हर्ट कर रही है। जैसे तैसे ड्रे अपना हाथ छुड़ाकर पीछे जाती है और पता चला कि वो एक लोहे की नुकीली रॉड के ऊपर लग गई है। उसका सर पूरी तरीके से उसमें धंस गया था और अब उससे इतना ज्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है कि वो सह नहीं सकती थी। फिलिप और मैडी जैसे तैसे उसे जाकर बचाते हैं, लेकिन पता चला कि अब वो बेहोश होने लगी है। ड्रे को इतना ज्यादा पेन में देखकर सभी समझ गए थे कि उसके पास समय बहुत कम है। फिलिप ने तो चेक करने पर जवाब दे दिया था कि अगर इसका इलाज नहीं कराया गया तो वो मर जाएगी। बेचारी गिल बहुत ज्यादा दुखी हो रही थी अपने फ्रेंड के लिए और अब तो एलिसन भी बेहोश हो गई थी। डायरेक्ट तो चिल्लाकर एलिसन को इन सारी चीजों का जिम्मेदार मानता है। वहीं मैडी अब इस तरीके से बैठ नहीं सकता था, उसे अपने भाई टॉड को बचाने के लिए फॉरेस्ट में जाना ही होगा। तो बिना देरी किए वो उस जगह पर जाने लगता है। गिल उसे रोकने की कोशिश करती है कि इससे तुम्हें भी खतरा हो सकता है, पर मैडी ने उसकी एक नहीं सुनी और फॉरेस्ट के अंदर चला गया। गिल जब अंदर जाती है तो वो फिलिप से ड्रे के बारे में पूछ रही थी। फिलिप ने कहा कि अभी ये मरी नहीं है, लेकिन काफी ब्लड लॉस होने से वो जल्दी मर सकती है। मैडी ने जाने से पहले उन सभी को बोला था कि जिस तरीके से उन्होंने एनवेलप पढ़ा होता है, यानी कि इस जगह पर काला जादू किया जाता है और आत्माओं के साथ खिलवाड़ होता है। एक तरीके से ये पूरी जगह शापित है जिसमें वो सब फंस चुके हैं। यही बातें बाकी लोगों के दिमाग में घूम रही थी और अब तो डेरेक के साथ साथ फिलिप भी कहने लगा कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए एलिसन को छोड़कर। जरूर एलिसन में ही कुछ प्रॉब्लम है, पर वहीं गिल अपने दोस्त को प्रोटेक्ट करते हुए कहती है कि उसे सिर्फ थोड़ी बीमारी है, प्रॉपर मेडिकेशन मिलने के बाद वो नॉर्मल हो जाएगी। पर अफसोस बेचारी गिल डेरेक और फिलिप के डिसीजन के सामने टिक नहीं पाती। यहाँ पता चला कि गिल के बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद डेरेक और फिलिप ये मान गए हैं कि वो एलिसन को अपने साथ लेकर जाएंगे, लेकिन वो उसके हाथ पैर बांध देंगे ताकि आगे वो कुछ कर ना सके। वहीं अब फॉरेस्ट में हमें मैडी को दिखाया गया जो अपने भाई टॉड को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहा था। उसे तो जमीन पर कुछ खून के धब्बे दिखाई देते हैं जिसे वो फॉलो करने लगा। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर अचानक अब उसकी टॉर्च लाइट बंद हो जाती है और उसने जो सामने देखा उससे वो काफी डर जाता है। वहाँ पर तो एक कौवे को उल्टा लटकाया गया था जैसे कि कोई रिचुअल किए जा रहे हो। ये इतना खौफनाक होता है कि वो पीछे की तरफ आया और मैडी का पैर भालू को पकड़ने वाले एक जाल के अंदर फंस जाता है। बेचारा वो उस जगह पर अकेला था और मदद के लिए चिल्लाता है कि कोई उसे आकर निकाल दे। पर अगर ऐसी कंडीशन कभी आपके सामने आ जाए जहाँ पर आपका पैर भालू के एक ट्रैप में फंस गया है और भालू को पकड़ने वाला ट्रैप एक ऐसा ट्रैप है जिससे निकलना आसान नहीं है, लेकिन उस ट्रैप के बारे में कुछ कमजोरियां पता चलने पर हम उससे आसानी से निकल सकते हैं। सबसे पहले हमें ये जान लेना है कि इस तरीके के बियर ट्रैप को स्टील लेग ट्रैप कहते हैं, जिसके अंदर कई स्प्रिंग्स की मदद से दो अलग कांटे को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। ये काफी नुकीले होते हैं जो आपके मांस के अंदर आसानी से चले जाएं। इसका मैकेनिज्म ऐसे काम करता है कि अगर कोई भी उसके बीच में पैर रखेगा तो अंदर लगे स्प्रिंग्स अपने आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और वो दोनों नुकीली पट्टियां बंद हो जाएंगी। इसमें इतनी ताकत होती है कि ये आपकी हड्डियां तक काट दे, लेकिन इसे ओपन करने के लिए हमें इनके अंदर लगे हुए स्प्रिंग को और ज्यादा खींचना होगा। ध्यान से देखा जाए तो इस तरीके के ट्रैप के ऊपर जो स्प्रिंग्स लगी होती है वो एक ऐसी जगह पर अटकती है जिसे अगर हम जैसे तैसे तोड़ दे तो स्प्रिंग सिस्टम ही खराब हो जाएगा। तो इन चीजों से बड़ी आसानी वो ट्रैप ओपन हो सकता है, लेकिन फिर भी काम ना बनने पर हमें कोई लकड़ी या फिर रॉड लेना है और बीच में डालकर उसे दूसरी तरफ लेकर जाना है जिससे कि हमारी पैर निकालने की जगह बन जाए। याद रहे उस समय पर हमें अपना पैर ज्यादा हिलाना नहीं है क्योंकि इससे हमें और ज्यादा चोट लग सकती है। वहाँ से निकलने के बाद अपने पैर को अच्छी तरीके से कवर कीजिए और तुरंत इमरजेंसी नंबर पर डायल करके रेस्क्यू टीम बुला लीजिए। लेकिन काश ये सारी चीजें बेचारे मैडी को पता होती। डेरेक और बाकी सब अभी कार में मौजूद थे। तभी फिलिप बाहर चला जाता है कुछ काम के लिए। उस मोमेंट पर डेरेक ने गिल को समझाने की कोशिश की कि उसे पता है फिलिप और उसके रिलेशन के बारे में, लेकिन डेरेक फिलिप के खिलाफ भड़काने लगा कि उसने फिलिप को कई और लड़कियों के साथ देखा है, वो तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास करना चाहता है। इन बातों से गिल बहुत ज्यादा सोच में पड़ गई और जब फिलिप अंदर आया तो वो उससे बातचीत भी नहीं कर रही थी। अचानक पता चला कि एलिसन जो बेहोश हुई होती है वो बड़ी अजीब तरीके की आवाजें निकालने लगी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये एलिसन की आवाज है। उसके मुंह से तो किसी डरावनी औरत की आवाजें सुनाई दे रही थी जो सभी को डरा कर रख देती हैं, जिसे सुनकर सभी एकदम घबराने लग जाते हैं। डेरेक ने तो कहा कि हमें एलिसन को बाहर निकाल देना चाहिए, पर गिल थी जो तब से एलिसन को प्रोटेक्ट कर रही होती है। वहाँ मैडी ने जैसे तैसे अपने पैर को स्ट्रैप से बाहर निकाला, लेकिन अब वो घायल हो चुका होता है। वो तो इतनी ठंड में चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन थोड़ा ट्रेवल करते हुए उसे अचानक एक टॉर्च लाइट दिखाई दी। उसे लगा कि ये उसका भाई टॉड हो सकता है, इसीलिए तुरंत ही वो उस जगह पर पहुंचा। लेकिन वहाँ उसने जो चीजें ऊपर की तरफ देखी उससे वो एकदम दंग रह जाता है। वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था, ऐसी चीज थी वहाँ पर। बाकी कार में जितने भी लोग बैठे हुए होते हैं, पता चला कि वहाँ का पेट्रोल और हीटर दोनों ही बंद हो गया है। इससे कार के अंदर जो गर्माहट बनी हुई थी वो ठंडी में कन्वर्ट हो जाती है और गिल सारे लोगों के लिए गर्म कपड़े निकालने लगी। वो तो मैच बॉक्स से भी ट्राई करती है कैंडल जलाने का और बहुत कोशिश करने के बाद वो कर भी लेती है, लेकिन एलिसन का बड़बड़ाना रुक ही नहीं रहा था। डेरेक को एक समय पर इतना गुस्सा आता है कि वो तुरंत ही एलिसन को बाहर निकालने के लिए चला गया। वो दरवाजा गुस्से में खोलता है पर गिल उसके गले पर चाकू रख देती है, ये कहकर कि एलिसन को कोई कुछ नहीं कहेगा। पता चला कि फिलिप जब बाहर आता है तो वो गिल की मदद करने के बजाय डेरेक के साथ देता है और उसके हाथ से चाकू छीन लेता है। अब चाकू डेरेक के पास था और वो कहने लगा कि हमें एलिसन को छोड़ना होगा। तभी अचानक उन्हें फॉरेस्ट में से कुछ आवाज सुनाई दी जो एक मोबाइल फोन की थी। उन्हें लगा कि जरूर आसपास टॉड का मोबाइल है
और इसमें नेटवर्क आ रहा है। तुरंत ही सब दरवाजा बंद करके बाहर जाने लगे थे। गाड़ी के अंदर ड्रे और एलिसन मौजूद थे, जिसमें से ड्रे को थोड़ी देर बाद होश आ गया था, पर वो सामने देख पाती है कि एलिसन एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर अपना सर मिरर में टकराती जा रही है और उसके मुंह से कुछ आवाजें भी निकल रही थी। ड्रे अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ सामान उठाने जाती है, तभी एलिसन एकदम खतरनाक चेहरा बनाकर उसके सामने खड़ी थी। वो तुरंत ही ड्रे पर हमला करने लगी, जिससे ड्रे चिल्लाने लगती है। गिल और फिलिप तुरंत ही आवाज सुनकर उसकी तरफ बढ़ने लगे। फिलिप गिल को जैसे तैसे बर्फ में से निकालते हुए गाड़ी के पास आ गया था। पता चला कि गाड़ी के दरवाजे बंद कर दिए अंदर से, और अंदर ड्रे जैसे तैसे तड़प रही होती है। गिल को भी नहीं समझ रहा था कि एलिसन तो बेहोश हो गई थी, फिर आखिर किसने किया ये सब। वहाँ फॉरेस्ट में डेरेक को मोबाइल फोन मिल गया होता है, जिसे वो उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काफी ठंड होने के कारण फोन का स्क्रीन टच नहीं हो रहा था। वहाँ कार ना ओपन होने के कारण फिलिप तुरंत ही डेरेक से चाबी लेने चला गया। डेरेक बार बार मोबाइल फोन ओपन करता ही है, तभी उसे अपने पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वो धीरे धीरे जब मुड़ा तो ठीक उसके पीछे एलिसन मौजूद थी। एलिसन यही अजीब सी आवाज में कह रही थी कि तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया और अब शायद तुम नहीं बच पाओगे। डेरेक इतना घबराता है कि वहाँ से भागने लगा गिर पड़कर। वो तो एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है अपने हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर लेकर, और यही सोचता है कि अगर वो हमला नहीं करेगा तो वो उसे मार देगी। फिर से पैरों के निशान उसकी तरफ बढ़ रहे थे, पर डेरेक ने इस बार हिम्मत दिखाई और तुरंत ही पीछे मुड़कर उसे मार दिया। पर चौंकाने वाली बात होती है कि ये एलिसन नहीं जो यहाँ उससे चाबी मांगने आया होता है। स्क्रू ड्राइवर उसके गले में घुसने के कारण फिलिप स्वयं गिरकर मर गया। वहीं गाड़ी नहीं ओपन हो रही थी तो गिल ने उसका मिरर तोड़ दिया, और जब वो देखती है तो अंदर ड्रे की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। एलिसन गायब होती है और वो समझ नहीं पाती कि ये किसने किया। थोड़ी देर में डेरेक वहाँ पर आ गया, जो एकदम घायल होता है। उसकी सांसें एकदम फूल रही थी और वो गिल को यही बताता है कि एलिसन के एक अलग ग्रुप ने मुझ पर हमला किया, उन्हें वहाँ से तुरंत निकलना होगा। गिल जब फिलिप के बारे में पूछ रही थी तो डेरेक कुछ बोलता नहीं। अब दोनों कार में जब बैठे हुए होते हैं तो डेरेक का भी बिहेवियर एलिसन जैसा बदलने लगा था। वो अपने सारे कपड़े निकालने लगता है जैसे उसे बहुत गर्म लग रहा हो, और अब बाहर से किसी की चलने की आवाज आती है, जो कोई और नहीं बल्कि एलिसन थी। वो डेरेक को अपने पास बुलाती है। गिल भी इतना ज्यादा डर गई कि वो पीछे जाकर एक लोहे की रॉड ले लेती है ताकि वो अपनी प्रोटेक्शन करे। तुरंत ही एलिसन खिड़की पर आकर डेरेक को मैनिपुलेट कर रही थी। लग रहा था डेरेक भी उसके कंट्रोल में आ चुका है। गिल इतना ज्यादा डर गई कि वो तुरंत ही दरवाजा ओपन करके वहाँ से भागने लग जाती है। वो नहीं चाहती थी कि इस तरीके की चीजों में वो फंसे। जैसे तैसे वो फॉरेस्ट में पहुंची तो उसे नीचे फिलिप की डेड बॉडी दिखाई देती है। उसे बुरी तरीके से मार दिया गया था, जिस पर गिल काफी ज्यादा रोने लगी, पर फिर भी वो अपना जर्नी कंटिन्यू करती है। थोड़ी देर में पता चला कि उसके ठीक सामने एलिसन मौजूद है, हाथ में स्क्रू ड्राइवर लिए हुए, पर इस बार वो नॉर्मल लग रही होती है। गिल ये चीजें देखकर समझ गई कि शायद फिलिप को उसने ही मारा होगा और डेरेक को भी शायद उसने खत्म कर दिया है। एलिसन तो यही बोलती है कि उसे बचा लिया जाए, जो भी है उसने कुछ नहीं किया, पर गिल उसके ऊपर भरोसा ना करते हुए लोहे की रॉड उसकी तरफ लेकर जाती है और उसे नीचे गिराकर मारने लग जाती है। एलिसन उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, पर गिल ने एक नहीं सुना और उसके बॉडी में वो लोहे की रॉड घुसा दी। बेचारी एलिसन की वहीं मौत हो जाती है। तभी उस जगह पर एक गोली चलने की आवाज आई, जो वही शिकारी की थी जिसने किसी को शूट कर दिया था। ये सब उसने गिल की जान बचाने के लिए किया होता है, और अब उस पूरे सर्वाइवर्स में से सिर्फ गिल ही बची थी। और जब पुलिस ऑफिसर्स को पता चला तो वहाँ वो इतनी सारी बॉडी को बरामद कर रहे थे। अच्छी तरीके से छानबीन स्टार्ट हो जाती है, जिस पर ऑफिसर्स अब गिल से पूछने लगे कि यहाँ हुआ क्या था। गिल तो बार बार यही कह रही थी कि एक अनजान सी आत्मा ने एलिसन को कंट्रोल कर लिया था और उसके कहने पर उसने एक एक करके सभी को मार दिया। मैंने तो सिर्फ अपनी जान बचाई है और एलिसन से दूर भागा है। वो पुलिस ऑफिसर नहीं समझ पाता कि गिल ऐसा क्यों बोल रही है, पर गिल के पास कुछ जवाब नहीं था। हमें अब गिल की आंखें दिखाई गई, जो एकदम सीरियस होती चली जाती हैं, जैसा कुछ समय पहले एलिसन की हुआ करती थी। यानी कहीं न कहीं वो अनजान सी आत्मा जो यहाँ पर एक श्राप की तरह घूम रही थी, वो सभी का कत्ल करने के बाद गिल के अंदर आ चुकी है, और पता नहीं आगे चलकर क्या होगा। बट हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।